Dear students, we have read in last part of ours. It was related to that of charge and how can we transfer the charges that we have read. Now we will move to the Coulomb's law. Coulomb's law, this is the first law in this given electrostatics and given by Coulomb, and its statement is, it states the electrostatic force between the 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो चार्जेस बनाए हुए हैं Q1 और Q2. तो जो चार्ज हमारे पास यहाँ पे Q2 और Q1 है, इसके बीच में मैंने एक डिस्टेंस बनाया है जिसको मैंने यहाँ पे R लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये दो जो हमारे पास चार्जेस हैं, दीज चार्जेस आर एट रेस्ट. ओके, ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस होते हैं जिनको हम चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, सो दीज चार्जेस आर इन रेस्ट पोजीशन. ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है. तो इनके बीच में क्या होता है, अगर ये सेम टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, तो जब सेम टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं तो हमें पता है उनके नेचर में क्या होता है, रिपल्शन होता है. और अगर अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है. ठीक है, जिसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमको बताया जाता है वो मैंने लिखा है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between the charges. Okay, हमको पता है जब कभी भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको मैंने यहाँ पर K लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको. ठीक है, अच्छा, अब जब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट K लगाया है तो हमको पता है कांस्टेंट की हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमें साइंटिस्ट ने बताया कि K की वैल्यू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, जिसकी कंप्लीट वैल्यू साइंटिस्ट ने हमें एक फिक्स वैल्यू जो बना कर दी, इट वाज 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट जो होगी यहाँ पे वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगी. अगर इसकी यूनिट की बात करें कि ये किस तरह से निकली है या इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. तो समझने के लिए हम ये कर सकते हैं, हमें अगर वैल्यू K की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस R स्क्वायर को उस तरफ ऊपर ले जाएंगे F के मल्टीप्लाई में, उसके बाद ये Q1 Q2 इसके नीचे आ जाएंगे. ठीक है, डिवाइड में. तो ये फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे न्यूटन, ये R स्क्वायर क्योंकि ये लेंथ है, ठीक है, डिस्टेंस है, इसलिए ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर. और उसके बाद जब हमारे पास ये एक चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब और दो चार्जेस का स्क्वायर यहाँ पे यानी मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए ये कूलम्ब स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के इसकी आ गई. उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने लिखा है एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट वेयर आई हैव रिटन फ्री स्पेस परमिटिविटी. ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट एक नया टर्म है जो कि आपने इसके पहले नहीं पढ़ा है, जिसको हम फ्री स्पेस परमिटिविटी भी कहते हैं. ठीक है, फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी क्या होता है ये मैं आपको भी समझाऊंगा, और उसके साथ ही जो फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी है इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, and this is I have written here 8.85 × 10⁻12, और जिसकी यूनिट अगर हम लिखेंगे तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा. तो इसकी यूनिट निकालने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अपने बेसिक यूटिलाइजेशन के लिए उसकी वैल्यूज में वेरिएशन करके बाकी कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ ले जा करके आप एप्सिलॉन नॉट की भी बेसिक वैल्यू और उसका यूनिट निकाल सकते हैं. ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं परमिटिविटी की. इसके लिए मैं परमिटिविटी के बारे में फर्दर बात करूंगा. अब परमिटिविटी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम ड्यू टू विच इट एब्जॉर्ब सर्टेन इफेक्ट ऑफ चार्ज. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सर्टेन इफेक्ट ऑफ चार्ज को बताया है. ठीक है, इसको पहले मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा और फिर आपको सिंपल वे में समझाऊंगा, जिससे कि मुझे लगता है आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और उसका मीनिंग क्या है. तो इसका मीनिंग के लिए देखिए मैंने क्या किया है, आप समझ लीजिए कि मैंने एक कमरा बनाया हुआ है. ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रूम, या फिर आप इसको एक बॉक्स भी कह सकते हैं. और मैंने कहा कि मान लीजिए इसके एक साइड में 100 ऑफ द थ्रेड्स थे हमारे पास, 100 धागे थे हमारे पास. हमने क्या किया कि हमने इस तरीके से फेंका उन 100 धागों की वो इसके अंदर से पास होकर के जाएं. ठीक है,
मैंने 100 धागों को इस दूसरी तरफ से ऐसा फेंका कि ये इसके अंदर से पास होकर के दूसरी तरफ आ जाए, ठीक है। जब मैंने 100 धागों को फेंका तो 100 धागे फेंकने के बाद मैंने दूसरी तरफ देखा कि मुझ तक सिर्फ 40 धागे पहुंचे। तो अब जो बीच के 60 धागे थे वो कहाँ गए? तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि बीच के जो 60 धागे थे वो कहीं ना कहीं इस बॉक्स के अंदर ही फंस के रह गए होंगे। तो वो जो 60 धागे फंस के रह गए होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 60 थ्रेड्स थे हमारे पास, 60 थ्रेड्स थे, उसको क्या किया, बॉक्स ने अब्सॉर्ब कर लिया। एब्सॉर्ब करने का मतलब हो सकता है उसमें कुछ ऐसा इफेक्ट हो, या हो सकता है उसमें कहीं पर कुछ ऐसी कीलें निकली हो या कुछ निकला हो जिससे कि वो 60 धागे फंस गए और 40 ही वहां तक पहुंचे। यानी कि ये एक मोस्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी इस बॉक्स की कि अगर हम इसमें से 100 धागे फेंकते हैं तो लगभग ये 60 एब्सॉर्ब कर लेगा। एक या दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अप्रॉक्स इतनी क्वांटिटी ये एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब क्या, कि किसी भी आप सर्टेन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट से पास होने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको कितना परमिट कर रहा है कि आप इस जगह से दूसरी जगह तक कितना जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसने कितना परमिट किया दूसरी तरफ जाने के लिए, 40। तो इसी को हमने कहा कि फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी, यानी कितना उसके पास फ्री स्पेस है जो आपको परमिट करेगा दूसरी तरफ जाने के लिए इजिली। तो यहाँ पर 100 में से उसने 40 को ही भेजा, जो कि हमारे पास परमिटिविटी हुई सिर्फ 40 के लिए। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वायर्स हैं, डिफरेंट मीडियम हैं, हर एक मीडियम की सबकी अपनी परमिटिविटी होती है, ठीक है, कि वो चार्जेस को कितना परमिट करेगा दूसरी तरफ जाने के लिए। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारे पास कोई एक ऐसा तार हो जिसमें हम 100 चार्जेस को रिलीज कर दें। 100 चार्जेस को रिलीज करने के बाद हम उसमें ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या ये 100 चार्जेस को दूसरी तरफ पहुंचा रहा है या एक दूरी तक पहुंचा पा रहा है, या फिर दूसरी तरफ जिस सोर्स में हम उसको पाना चाहते हैं कि वहां तक सिर्फ 50 चार्जेस ही पहुंच रहे हैं, या 60 पहुंच रहे हैं, या 80 पहुंच रहे हैं। तो ये हमें डिपेंड करेगा और बताएगा कि उसमें फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी क्या है। तो ये इसको किस चीज से हम डिनोट करते हैं, मैंने लिखा हुआ इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ज्यादा परमिटिविटी कहीं पर होगी तो फोर्स दूसरी तरफ जाके कम बनेगा, और अगर आपके पास फोर्स ज्यादा है तो परमिटिविटी कम होगी। कैसे समझना है, यहां से समझ लेते हैं। यहाँ अगर इसका रिलेशन हम देखें तो परमिटिविटी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के वाइस वर्सा होती है। यानी कि अगर यहाँ पे के बढ़ेगा तो एप्सिलॉन नॉट घटेगा, एप्सिलॉन नॉट घटेगा तो ये के बढ़ेगा, ठीक है। और के का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब रिलेटिव परमिटिविटी, इसी के साथ एक टर्म आता है, क्योंकि जब परमिटिविटी है तो इसी के साथ हम रिलेटिव परमिटिविटी की भी बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि परमिटिविटी टर्म जो आया है वो टर्म परमिट से निकल के आया है ना। परमिट मतलब किसी चीज की परमिशन देना, किसी भी चीज के लिए, चाहे लाने ले जाने के लिए हो या किसी भी काम को करने के लिए हो, परमिशन लेना या देना, ठीक है, वो होती है परमिट। और यहाँ पे उसी से टर्म बना परमिटिविटी। अच्छा, इसके बाद बात करता हूं मैं रिलेटिव परमिटिविटी के। इसको भी थोड़ा सा हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है the ratio of electrostatic force between the 2 point charges separated by a distance when placed in vacuum to the electrostatic force। यानी कि यहाँ पे मैंने K और एप्सिलॉन बेस R लिखा है। तो यहाँ पे हम दोनों टर्म से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी और कौन सी वैल्यू है जिसके हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो हम इसको K की फॉर्म में भी कह सकते हैं या फिर एप्सिलॉन बेस R की फॉर्म में कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको इजीली याद रखना है और समझना है तो आप इसको एप्सिलॉन बेस R की फॉर्म में इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एप्सिलॉन बेस R लिखा हुआ है, उसी के सामने देखिए मैंने क्या लिखा है, ये देखिए, ये एप्सिलॉन बेस R लिखा है, उसी के सामने मैंने लिखा है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट जो मैंने लिखा है वो लिखा है मैंने फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी। यानी कि सबसे ज्यादा जो परमिटिविटी हमको मिलती है या सबसे ज्यादा परमिटिविटी हम पाते हैं वो हम पाते हैं फ्री स्पेस पे। फ्री स्पेस मैक्सिमम कहाँ पे होगा, हमारे पास एयर में होगा। तो उसके रेशियो में ही मैक्सिमम जो दूसरी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं उनका हम कंपैरिजन करते हैं। इसके लिए मैंने लिखा है, आपका एप्सिलॉन बेस m, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी काउंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। F बेस m
एफ बेस एम, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ ही में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ बेस नॉट, ठीक है। दो टर्म मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन दोनों टर्म में क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों टर्म को डिवाइड करके देख सकते हैं, और हमारे पास जो रिलेशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो वहां पे रिलेशन लिखा हुआ है, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन आपको यहां से निकालने के बाद बिल्कुल ऐसा निकलेगा आपस में, ठीक है। तो यहां से भी आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं एक चीज की और बात करूंगा जो कि इसी फॉर्मूला से रिलेटेड है। सो नाउ विल टॉक अबाउट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलॉम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे पढ़ते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम जस्टिफाई करता हूं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने दो चार्जेस बनाए हैं, Q1 और Q2, जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से Q1 पर, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है F वेक्टर बेस 1 2, और जो Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है Q2 पर, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है F वेक्टर बेस 2 1, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं इसको, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए। तो मैंने कहा कि जो Q1 पर फोर्स लग रहा है वो Q2 की वजह से लग रहा है, और जो Q2 पर फोर्स लग रहा है वो Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। और वैसे ही इसमें आप देख पा रहे होंगे दो मैंने R यूनिट वेक्टर बनाए हैं। तो यूनिट वेक्टर्स आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, जिसकी बेसिस पे आपको पता चलता है कि यूनिट वेक्टर जो हमारे पास होते हैं वो डायरेक्शन को बताते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि Q1 का जो फोर्स लग रहा है वो Q2 पर लग रहा है, जिसकी वजह से ये वाला यूनिट वेक्टर है, और Q2 का जो फोर्स है वो Q1 पे लग रहा है, जिसका यूनिट वेक्टर ये वाला है। तो जब कभी भी हम ये वाला फोर्स काउंट करेंगे तो उसके लिए डायरेक्शन ये हो जाएगा, और जब कभी ये वाला फोर्स काउंट करेंगे तो उसके लिए डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे हम इसको फॉर्मूला की बेस में समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एफ वेक्टर बेस 2 1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा है आपको, जब ये वाला हम काउंट करेंगे 2 1 वाला, तो 2 1 वाला कौन सा है, ये। तो 2 1 वाले के साथ यूनिट वेक्टर कौन सा लगेगा, ये वाला, क्योंकि इसके साथ जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, वो कौन सा है, इस वाले, यानी Q1 की वजह से लग रहा है। तो इसका यूनिट वेक्टर इसके साथ आएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स का। तो हमारे पास हमने इसको क्या लिखा है, R यूनिट वेक्टर 1 2। अच्छा, वैसे ही दूसरे वाले केस में हम लिख लेंगे F वेक्टर बेस 1 2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर बेस 2 1, जो कि इस पे लग रहा है, ठीक है। तो इस Q2 की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये 1 2 हमारे पास बन गया, और इसके ऊपर यूनिट वेक्टर क्या लगा, R वेक्टर 2 1, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया है। अच्छा, थोड़ा सा और समझने की अगर हम कोशिश करें फर्दर इसको, तो अगर हम ये कहें कि हम जो हमारे पास दोनों यूनिट वेक्टर हैं, उन दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, क्योंकि दोनों आर आर डिस्टेंस को ही दिखाने के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं, बस अंतर ये है कि उनका डायरेक्शन अलग है। तो डायरेक्शन अलग है, उसके लिए मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि मैं इनको यहाँ पे एक नेगेटिव साइन से इक्वल लिख लेता हूँ, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट इनका डायरेक्शन अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा लिया। तो मैंने कहा कि अब इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं किसी भी ऊपर की एक इक्वेशन में। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को चूज किया और वहां पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की R12 की। तो यहाँ पे जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मैंने लिखा है, सो इफ वी पुट द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, सो F वेक्टर 2 1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले 1 2 था, इसकी जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी और मैंने ये वाली लिख दी है, जो कि माइनस R वेक्टर बेस 2 1 है, ठीक है। अच्छा, तो इस वाले फॉर्मूला में जो 2 1 वाला है और 1 2 वाला है, जब इसका आप राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। मैच करके देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R वेक्टर बेस 2 1, R वेक्टर बेस 2 1, अंतर क्या है, सिर्फ एक माइनस का। तो अगर ये वाला माइनस हम बाहर ले आके इधर लगा दें तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये और ये आपस में इक्वल होंगे तो ये और ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है, बाय द अबव वी आर एबल टू सी दैट above इक्वेशन इज इक्वल्स टू द इक्वेशन सेकंड, देयरफॉर वी हैव। तो मैंने क्या किया कि मैंने दोनों के राइट हैंड साइड पार्ट्स को कहा कि जब ये इक्वल हैं आपस में, तो जब इसके राइट हैंड पार्ट्स आपस में इक्वल हैं तो इसके लिए इसके लेफ्ट हैंड पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। बस फर्क क्या है कि इस वाले में माइनस लगेगा यहाँ, तो मैंने उसको लिख दिया यहाँ पे, और जिससे ये आपस में इक्वल हो गए। तो ये हमारे पास कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है।
So okay, I hope student you got this topic, which is Coulomb's law and the Coulomb's law in vector form. And still, if you do have any queries, you can go to the comment box, you can comment over there, and I can give you further answers as well over there, or maybe needed then we can make another video for this. Thanks for watching.